Hello students, good morning to all of you and welcome to AcadExcel. This is RJ sir, your physics tutor. चलिए, प्रारंभ सीरीज में हमने अभी तक बच्चों रे ऑप्टिक्स की बात कही थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। सो मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं हम आपके लिए। सो सब पे कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलो, सो आज का हमारा कोट ऑफ द डे है ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, ठीक है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो पहले उसका ड्रीम देखना होगा, पहले आपको उसका ड्रीम देखना होगा, सपना देखना होगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। और क्या सपना देखने से कुछ होगा? नहीं बच्चों, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो आपका ड्रीम है वो आपको अचीव हो सकता है, ठीक है। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो ये सब हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चलो देखो, तो हमने टॉपिक का नाम देखा बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब कि जो पहले से जो चल रही थी उसके अलावा किसी नई फिजिक्स की हमें नीड हुई। तो पहले से जो चल रही थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, और पहले से क्या फिजिक्स चल रही थी। चलिए इन सब बातों को समझते हैं, ठीक है। चलो, हमने अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट को हम कैसे पहले बिहेव करते थे, हम कैसे उसको मानते थे? लाइट को हम मानते थे कि जो लाइट रे होती है, लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में होती है, ठीक है। लाइट किसकी फॉर्म में होती है बच्चों? वेव की फॉर्म में, ठीक है। लाइट वेव की फॉर्म में मानते थे और हम मानते थे कि उसके पास लाइट जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी आती है कंटिन्यूअस फॉर्म में और वो किसी भी मेटल सरफेस पे या फिर किसी भी सरफेस पे फॉल होती है। अब वो सरफेस चाहे उसको एब्जॉर्ब करे चाहे उसको वो रिफ्लेक्ट करे, वो डिपेंड करेगा सरफेस पे, ठीक है। तो हमारा जो पहले का असम्पशन था वो क्या था कि लाइट इज अ वेव, ठीक है। बट लाइट को जब हमने एज अ वेव कंसीडर किया तो हमारी कुछ जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई। वो क्या क्या कंडीशन थी वो भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म है, बट हमारी सारी कंडीशन इससे फुलफिल नहीं हो रही थी। तो अब हमने किसी दूसरे तरीके से सोचना स्टार्ट किया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जैसे कि हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसके अलावा लेनार्ड, हॉलवेज, ठीक है, ये सब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। फिर हमारे सर प्लांक आए और उन्होंने अपनी कुछ क्वांटम थ्योरीज दी। फिर उसके बाद आए हमारे आइंस्टीन सर और उन्होंने सब कुछ इससे अच्छे से एक्सप्लेन किया और उनको इसके लिए मिला नोबेल प्राइज, ठीक है। ये थी हमारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स की हिस्ट्री, ठीक है। चलो, अब हमने मॉडर्न फिजिक्स में हमें मॉडर्न फिजिक्स की नीड क्यों हुई? सबसे पहले तो कि हम पहले लाइट को वेव की फॉर्म में मानते थे बट इससे कुछ कंडीशंस जो थी वो फुलफिल नहीं हुई। हमने क्या किया, हमने कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा और हमने देखा कि क्या देखा बच्चों कि जो लाइट होती है, लाइट जो होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती बच्चों, है ना। लाइट या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेडिएशन, ठीक है, ठीक है। जो रेडिएशन होती है वो डिस्क्रीट होती है बच्चों, है ना। डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कि पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूअस नहीं होके छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जो एनर्जी है वो हमारे तक आती है। जैसे सपोज कोई भी लाइट रे है, कोई भी रेडिएशन है, अगर वहां से हम तक वो रेडिएशन पहुंच रही है, इट मींस जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हम तक नहीं आके छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। सपोज ये कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई एक एनर्जी इंसिडेंट करवाई, ठीक है। ये जो एनर्जी है, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आके ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आता है बच्चों, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है।
और ये छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, किसके पैकेट्स बच्चों? एनर्जी के पैकेट्स। इन छोटे स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हमने बोला फोटोन। क्या बोला बच्चों? फोटोन। ठीक है, फोटोन क्या होते हैं बच्चों? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं और उनको हमने फोटोन बोला। अब फोटोन जो होता है वो एनर्जी का पैकेट है। इसके अलावा जो फोटोन होता है ना बच्चों, फोटोन होती है एक मासलेस पार्टिकल। ठीक है, जो फोटोन होता है बच्चों वो मासलेस होता है। और मासलेस कब? इसका जो रेस्ट मास होता है ना बच्चों, रेस्ट मास होता है 0। ठीक है, रेस्ट मास 0 मतलब कि अगर कोई भी फोटोन रेस्ट पे है तो उसका मास जो है वो 0 होगा। अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ मास हो सकता है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमने बात की बच्चों की जो लाइट था वो पहले कैसे हम उसको कंसीडर करते थे और अब हमने हमारी नई थियोरीज में उसको कैसे कंसीडर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोन। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों की एक्सपेरिमेंट्स बाय हॉलरिच एंड लेनार्ड। ठीक है, हॉलरिच और लेनार्ड जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया देखते हैं। चलो, उन्होंने देखा बच्चों कि एक उन्होंने ली इवैक्यूएटेड ट्यूब। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई होगी और हो सकता है कि इस चैप्टर की बहुत सारी बातें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हो। ठीक है, सो हम ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली। दिस इज इवैक्यूएटेड ट्यूब। ठीक है, इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब जिसके अंदर वैक्यूम है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब उस इवैक्यूएटेड ट्यूब में क्या किया बच्चों, इन्होंने 2 प्लेट्स रखी। ठीक है, एक प्लेट को उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे प्लेट को उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बात हुई, यहां तक क्लियर। चलिए, अब क्या किया, अब उन्होंने इस जो नेगेटिव हमारा टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल मींस कैथोड जो था और ये हमारा एनोड था, तो उन्होंने कैथोड पे बच्चों एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया। ठीक है, कैथोड पे उन्होंने कोई लाइट रे जो है वो इंसिडेंट करवाई। ठीक है, अब क्या उन्होंने कोई सी भी रैंडम लाइट रे ले ली होगी? नहीं बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे वेवलेंथ वाली लाइट रे को यहाँ पे फॉल करवाया। स्मॉल वेवलेंथ मींस हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अल्ट्रा वायलेट रे को यहाँ पे फॉल करवाया। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे को यहाँ पे फॉल करवाया। अब जब अल्ट्रा वायलेट रे को यहाँ पे फॉल करवाया तो हुआ क्या बच्चों, हुआ कुछ यूं कि यहां से इस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सरफेस से बाहर इमिट हो गए, इजेक्ट हो गए। ठीक है, सरफेस से बाहर इजेक्ट हो गए किसकी वजह से बच्चों? इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या फोटोन की फॉर्म में आ रही है? स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, सो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आने की वजह से और इनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इस वजह से हमने इनको बोला बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला हमने इनको? बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, और अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए, यहाँ पे जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए तो इधर क्या था बच्चों, इधर हमारा पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा एनोड। सो एनोड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते ही उन इलेक्ट्रॉन्स को उसने अट्रैक्ट किया और जैसे ही उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा? बिल्कुल सर, करंट का फ्लो होगा। सो उस करंट को हमने बोला बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोला बच्चों? बिकॉज ये जो हमारा
करंट था वो किसकी वजह से हुआ, वो फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, ठीक है, फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया उसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, सो हमने उसको बोला बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस होल इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से लिखते हैं। चलो, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने इसको बोला। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर मैं बात करूं होता क्या है बच्चों, चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बच्चों कि जब भी कोई मेटल सरफेस पे किसी लो वेवलेंथ वाली रेडिएशन, लो वेवलेंथ मींस हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जब फॉल होगी, सो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा और उसी को हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई क्या बच्चों सबको? चलिए, सो ये हमने बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और क्या क्या हमने जो एक्सपेरिमेंट जो हुए उसमें क्या क्या देखा इसकी बात की। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ बच्चों की, जो हमारा अल्ट्रावायलेट रे था वो आई और इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए और करंट का फ्लो हुआ। ठीक है, सो उसको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों क्वांटम थ्योरी की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांटम थ्योरी किसने दी, तो क्वांटम थ्योरी दी बेटे सर प्लैंक ने। ठीक है, प्लैंक सर ने हमें क्वांटम थ्योरी दी, प्लैंक सर। ठीक है, सर प्लैंक ने हमें क्वांटम थ्योरी दी। अब उन्होंने उस क्वांटम थ्योरी में क्या कहा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। सो अभी तक हमें क्या क्या पता लग गया बच्चों, अभी तक हमें पता लगा कि जो भी लाइट है या रेडिएशन है वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आती है। ठीक है, अब वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी डिपेंड करती है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसके पहले अगर हम इसके पहले वाली बात करें, सो अगर हमें मॉडर्न थ्योरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है सपोज, ठीक है, सो अगर मैं अभी पूछूं कि जो हमारी एनर्जी है, सपोज एक लाइट है ना, एक लाइट बल्ब है, और वहां से जो एनर्जी मुझ पे फॉल होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सो मैं क्या बोलूंगा बच्चों की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। सपोज एक छोटा वाला बल्ब है और एक बड़ा सा बल्ब है, ठीक है, सो छोटे वाले बल्ब की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास कम एनर्जी आ रही है, और बड़े वाले जो बल्ब है उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, सो मैं बोलूंगा कि बड़े वाले बल्ब से ज्यादा एनर्जी मुझ पे आ रही है। ठीक है, बट जब हमने इस क्वांटम थ्योरी की बात की, जब हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए, तो हमें क्या मिला बच्चों कि जो एनर्जी है वो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency of the photon. This nu is frequency of the photon. ठीक है, अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों h nu, where h is Planck's constant. जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वो वैल्यू होती है बच्चों 6.62 इंटू 10 पावर -34, और इसकी इसकी यूनिट होती है बच्चों जूल सेकंड। ठीक है, यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों, देखो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू,
और E अपॉन न्यू, न्यू की यूनिट क्या होती है 1 अपॉन सेकेंड, सो 1 अपॉन सेकेंड और एनर्जी की यूनिट जूल, सो जूल अपॉन 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया तो जूल इनटू सेकेंड, ठीक है। सो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे हम फॉर्मूले से यूनिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने अभी तक देखा कि सर प्लांक ने बोला कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एच पे, वो न्यू पे डिपेंड करेगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों एच इंटू न्यू, ठीक है। अब जो एच न्यू है, यहाँ पे न्यू क्या बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, ये भी हमने बात की। सो क्या हम इस न्यू को ऐसा कुछ लिख सकते हैं c अपॉन लैम्बडा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सो एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो ये वाली बातें अभी तक हमने की, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा एक बात और यहाँ पे बच्चों कि जो ये HC दिख रहा है ना HC, अब H भी कांस्टेंट है एंड C भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो इस H इंटू C की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, सो ये बार बार हमारे कैलकुलेशंस में भी आएंगी, इसलिए हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, है ना। और अगर आप लर्न कर सको तो लर्न कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि H और C दोनों कांस्टेंट है, सो इनकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। और ये वैल्यू जो है बच्चों, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 19.8 इंटू 10 पावर माइनस 26 जूल इंटू मीटर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसको हम, अच्छा इसको अप्रोक्सीमेटली 20 भी लिख सकते हैं बच्चों, 20 इंटू 10 पावर माइनस 26 जूल मीटर, ठीक है। इसके अलावा एक और वैल्यूज हो सकती है बच्चों, एक और वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे तो जूल इंटू मीटर में था, बट अब हमें क्या होगा बच्चों, हमें इस जूल की जगह एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पुट करनी पड़ सकती है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं यहाँ पे एनर्जी, इस एनर्जी की वैल्यू रखूं और अगर इस मीटर को मैं एंगस्ट्रॉम में लूं तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बस इतनी ही वैल्यूज हम याद कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की जगह कोई और यूनिट आई तो वो कन्वर्जन हमें आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। फोटोन का जो मोमेंटम है वो कितना होगा, ठीक है। अच्छा जो मोमेंटम है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हमने मोमेंटम की बात की थी, क्या हमने मोमेंटम को m इंटू वी लिखा था बच्चों, बिल्कुल यही लिखा था हमने m इंटू वी। सो m इंटू वी अगर लिखा, हम क्या स्पीड, लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा m इंटू सी, ठीक है। m इंटू सी हमारा मोमेंटम हो गया। अब अगर मैं बात करूं इस m इंटू सी की, सो अगर हम एनर्जी मास रिलेशन देखें, आइंस्टाइन सर ने जो एनर्जी मास रिलेशन दिया था E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, एम सी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से मैं इस m इंटू इस E को m इंटू सी मल्टीप्लाई बाय सी ऐसा लिखूं तो किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सो क्या बच्चों यहां से m इंटू सी की वैल्यू E अपॉन सी निकल के आई, बिल्कुल सर ये E अपॉन सी निकल के आई। सो क्या हम बच्चों मोमेंटम की जो वैल्यू है उसको E अपॉन सी रख सकते हैं, बिल्कुल सर ये हम रख सकते हैं। और E की वैल्यू क्या बच्चों, भी अभी हमने h न्यू पढ़ी, सो ये हो गया बच्चों h न्यू अपॉन सी। अब न्यू की वैल्यू क्या बच्चों, c अपॉन लैम्बडा होती है, ये भी अभी हमने देखा। सो c अपॉन लैम्बडा अगर मैं न्यू की वैल्यू रखूं तो क्या बच्चों जो मोमेंटम है ये h इंटू h अपॉन लैम्बडा, क्या ये निकल के आया, बिल्कुल सर यही निकल के आया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, अ फोटोन इन मोशन एंड रेस्ट हैज अ मास, फोटोन का जो मास है वो रेस्ट एंड मोशन पे कितना होगा। तो सबसे पहली बात, रेस्ट पे तो बच्चों इसका जो मास है वो जीरो होगा, रेस्ट मास जीरो होता है, अभी हमने पढ़ा। सो रेस्ट पे मास जीरो कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एंड यहाँ पे। पहले मोशन पे कितना मास होगा वो लिखना है और देन रेस्ट पे कितना है। सो फर्स्ट एंड थर्ड, ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रेस्ट मास की, फोटोन के रेस्ट मास की,
सो क्या E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है बच्चों, एनर्जी मास रिलेशन गिवन बाय आइंस्टाइन सर, ठीक है। सो यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं, सो m की वैल्यू क्या बच्चों, E अपॉन c स्क्वायर हो जाएगी, एंड E की वैल्यू अभी अभी हमने क्या लिखी है बच्चों, क्या लिखी है, E की वैल्यू लिखी है हमने h न्यू एंड डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आई क्या बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, जल्दी से पढ़ो और जल्दी से आंसर दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी। 5000 एंगस्ट्रॉम हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। अब जो हमारा मोमेंटम है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है बच्चों, अभी अभी हमने जस्ट देखा, क्या देखा कि h अपॉन लैम्बडा रिलेशन होता है। बिल्कुल सर, यही होता है रिलेशन। अब h अपॉन लैम्बडा जब होता है तो h की वैल्यू क्या अपने को मालूम है? हाँ मालूम है भाई। तो h की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34, ठीक है। एंड जो हमारा लैम्बडा है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू है बच्चों 5000 इंटू, अब 5000 जो है एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। अच्छा जो ये h की वैल्यू थी क्या ये जूल सेकंड में थी? बिल्कुल, ये जूल इंटू सेकंड में थी, ठीक है। सो क्या बच्चों जो हमारा ये जूल इंटू सेकंड है ये एसआई यूनिट है। सो अगर ये एसआई यूनिट है तो मुझे जो वेवलेंथ है वो भी किस में लेनी पड़ेगी, एसआई यूनिट में। तो इस वजह से वेवलेंथ को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 10 पावर माइनस 10 मीटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा जो आंसर है, अच्छा यहाँ पे 34 है ना, 34 होगा ना, 3j थोड़ी होता है, कुछ होता है क्या। माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड हमारा ये था, ठीक है। एंड 10 पावर माइनस 10 ये हो गया, ठीक है। सो अब अगर इसको हम सॉल्व करें, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जल्दी बताओ क्या आएगी बच्चों इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 27, 10 पावर माइनस 27, ठीक है। कैसे निकाली, इसको सॉल्व करना आता है, ये 10 पावर माइनस 10 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन, ठीक है। सो इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन की अगर मैं बात करूं, अभी अभी हमने देखा था बच्चों, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके, क्या कर चुके कि E इज इक्वल्स टू होता है हमारा एम सी स्क्वायर, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे E अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इट मींस h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और इस h न्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, h c अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा। न्यू को क्या लिख दिया, c अपॉन लैम्बडा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अच्छा h अपॉन लैम्बडा c भी आएगा बच्चों यहाँ पे, है ना, h अपॉन सी लैम्बडा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू निकल के आए बच्चों, इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है बच्चों कि सपोज हमारे पास कोई एक सोर्स है, ठीक है। सपोज एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है ना। इस सोर्स ऑफ लाइट से मैंने एक फिक्स्ड एरिया ले लिया, सपोज ये मेरा कॉपी का एक पेज है, ठीक है। ये मेरे कॉपी का एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज को जब मैं लाइट सोर्स के पास में रखता हूँ, ठीक है, लाइट सोर्स के पास में रखता हूँ, तो क्या यहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस मुझे दिखती है, और जैसे जैसे इसको दूर लेके जाऊंगा क्या यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सपोज जो लाइट है वो एक बार तो मेरे चेहरे के पास चल रही है, ठीक है। सो जो भी मेरा चेहरा होगा वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको दूर लेके जाऊंगा वैसे वैसे जो मेरा चेहरा है वो उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, इस पेज की ब्राइटनेस पास में ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये पेज सोर्स से दूर जाएगा तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी। अब इस पेज को जब मैं दूर लेके गया तो क्या हमने इस लाइट सोर्स में कुछ चेंज किया? नो सर, हमने कोई चेंज नहीं किया। सो फिर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ यूं बच्चों कि जो यहाँ पे
लाइट रे पहले फॉल हो रही थी, सपोज इस टाइप से यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, पहले कितनी रे फॉल हो रही थी 1 2 3 4, मतलब कि ज्यादा एनर्जी, ज्यादा रे मतलब कि ज्यादा एनर्जी फॉल हो रही थी। अब अगर मैं इस लाइट सोर्स को दूर ले गया, रे तो इधर चली गई, ये वाली रे यहाँ पे आ गई, ये वाली रे इधर आ गई और ये वाली रे इधर आ गई। सो क्या नंबर ऑफ लाइट रेज यहाँ पे कम हो गई, मतलब कि जो इस सोर्स से इस एरिया पे जो एनर्जी फॉल हो रही थी, ये एरिया पहले भी ए था और अभी भी ए है, तो इस यूनिट एरिया पे, इस फिक्स्ड एरिया पे जो फिक्स्ड टाइम में एनर्जी फॉल हो रही थी, वो एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो गई, और उसी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हमने बोला बच्चों इंटेंसिटी। क्या बोला हमने उसको? इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी ठीक है। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? E अपॉन ए इंटू टी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, इस E अपॉन टी को क्या बच्चों में पावर लिख सकता हूं, पावर ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं, अच्छा अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बच्चों, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी बच्चों पावर अपॉन एरिया। अच्छा, यहां से एक यूनिट लिख सकते हैं हम, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं इस पावर की यूनिट होती है वॉट और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, इसके अलावा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी हो सकती है इसकी यूनिट। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही थी उसकी इंटेंसिटी की बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं, देखिए इंटेंसिटी ऑफ फोटोन मतलब कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ द फोटोन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, इस सरफेस पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे एक ही फोटोन आता, अगर इस सरफेस पे ओनली एक फोटोन आता, तो उसकी एनर्जी होती बच्चों एच न्यू। अगर यहाँ पे दो फोटोन आते तो उसकी एनर्जी होती 2h न्यू। और वैसे ही अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटोन आए, सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटोन आए, ठीक है, सो n नंबर ऑफ फोटोन आने पे जो एनर्जी फॉल होगी, वो एनर्जी कितनी होगी बच्चों इस सरफेस पे? n h एंड न्यू। ठीक है, सो n h न्यू इसकी एनर्जी हो गई, वेयर n इज नंबर ऑफ फोटोन। टोटल नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे, अच्छा इस वैल्यू को पहले यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एन एच न्यू डिवाइडेड बाय ए टी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि कैपिटल एन अपॉन टी, इसको भी मैं कुछ लिख सकता हूं। सपोज मैंने टी बोला कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल होंगे। ठीक है, 1 सेकंड में कितने, ये तो क्या था बच्चों? टोटल नंबर ऑफ फोटोन। अब अगर मैंने बोला कि सपोज स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या होगा बच्चों? स्मॉल एन। तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एन एच न्यू अपॉन ए। ठीक है। अच्छा, क्या इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। सो 1 एंड 2 से क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि पावर अपॉन ए इज इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन ए। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल एन एच एंड न्यू। और अगर यहां से मैं स्मॉल एन की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो क्या ये पी अपॉन एच न्यू हो जाएगी। और अगर यहां से मैं देखूं बच्चों इस न्यू की वैल्यू, न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा। तो क्या ये पी लैम्बडा अपॉन एच सी ऐसा कुछ हो जाएगा?
सो ये आ गई हमारे पास बच्चों किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं बच्चों। देखिए, अच्छा क्या जो रेडिएशन है वो फोर्स लगा सकता है? यस, रेडिएशन फोर्स लगा सकता है। हमने देखा, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में देखा हमने कि जो रेडिएशन है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, मतलब कि फोटोन जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, वैसा कुछ कंडीशन वहां पे दिख रही थी। ठीक है, सो इसी वजह से हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन भी पढ़ा था। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जब हमने पढ़ा था तो क्या हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन कुछ इस टाइप से पढ़ा था कि क्या हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन बच्चों P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा ऐसा देखा था? ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ फोटोन हमने h अपॉन लैम्बडा देखा, ये तो एक फोटोन का मोमेंटम हो गया। ठीक है, एक फोटोन का मोमेंटम हुआ h अपॉन लैम्बडा। सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई एक फोटोन जो है वो इंसिडेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई फोटोन इंसिडेंट हुआ। ठीक है, उसका मोमेंटम जो है, एक फोटोन का मोमेंटम है h अपॉन लैम्बडा। अब अगर कोई यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई तो उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फोटोन होंगे। सपोज n नंबर ऑफ फोटोन है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फोटोन है बच्चों? n नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, फॉर n फोटोन्स। कैपिटल n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए हमने क्या लिख दिया बच्चों? मोमेंटम इज इक्वल्स टू n h अपॉन लैम्बडा। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो रेडिएशन है, इसका हमारे पास मोमेंटम कितना हो गया बच्चों? इसका मोमेंटम हो गया एन एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, एंड सपोज ये हमारी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जो रेडिएशन इसके पास आई थी, ये पूरी की पूरी रेडिएशन को क्या कर देगा बच्चों? ये उस पूरी की पूरी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, क्या उसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम भी एन एच अपॉन लैम्बडा होगा बच्चों। बट अगर एक हमने पॉजिटिव लिया तो क्या दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा? बिल्कुल सर, यही होगा। सो अगर मैं बात करूं P1 क्या हो गया बच्चों? एन एच अपॉन लैम्बडा। एंड अगर मैं बात करूं P2, सो P2 क्या हो गया बच्चों? एन एच अपॉन लैम्बडा बट माइनस एन एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स फोर्स क्या होता है बच्चों? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अगर ये यहाँ पे फोटोन यहाँ पे इमिट हुआ, ठीक है, इस सरफेस ने उसको रिफ्लेक्ट किया, तो इस सरफेस ने इसको रिफ्लेक्ट किया तो सरफेस ने फोटोन पे फोर्स लगाया और फोटोन ने सरफेस पे फोर्स लगाया। ठीक है, सो जो फोर्स है उसकी वैल्यू होगी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और सपोज यहाँ पे जो टाइम है वो T टाइम लिया हमने, है ना, तो डेल्टा P की वैल्यू तो अगर मैं यहाँ से देखूं P2 माइनस P1 NH लैम्बडा NH अपॉन लैम्बडा माइनस NH अपॉन लैम्बडा। ठीक है, माइनस NH अपॉन लैम्बडा माइनस NH अपॉन लैम्बडा कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 2NH अपॉन लैम्बडा। ये हो गया बच्चों डेल्टा P की वैल्यू और डिवाइडेड बाय T। ठीक है, सो फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास? फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 2NH अपॉन लैम्बडा T। ठीक है, और क्या कैपिटल N अपॉन स्मॉल t, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, स्मॉल n। तो ये हो गया बच्चों 2 स्मॉल nh अपॉन लैम्बडा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल या फिर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, सो फोटोन ने इतना फोर्स उस पर लगाया। सो ये हमने बात की बच्चों रेडिएशन फोर्स की फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसके लिए? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी? प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं। सो प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू में क्या हम एन की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एन की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली थी बच्चों इनकी वैल्यू, पी लैम्बडा अपॉन एच सी, वेयर पी इज पावर ऑफ द सरफेस। सो एन की वैल्यू हमने निकाली पी लैम्बडा अपॉन एच सी। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आई, फोर्स की वैल्यू आई बच्चों पी लैम्बडा अपॉन एच सी, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जो हमारा 2h अपॉन लैम्बडा है वो इधर रह गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, h से h गया, लैम्बडा से लैम्बडा गया, तो बचा क्या p अपॉन c। ठीक है, सो फोर्स की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास p अपॉन c। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पे 2 भी है, 2p अपॉन c। ठीक है, अच्छा प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर हो जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को हमने लिखा 2p अपॉन c और मल्टीप्लाई बाय, क्या इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, P अपॉन ए तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, P अपॉन ए इज इंटेंसिटी। ठीक है, सो प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई हमारे पास, प्रेशर की वैल्यू निकल के आई बच्चों 2I अपॉन C। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू क्या निकल के आई 2I अपॉन C। ठीक है बच्चों, ये हमने किसके लिए बात की, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, सपोज ये कोई सरफेस है और इस पे जो भी लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई, कोई भी रेडिएशन अगर इंसिडेंट हुई, ठीक है, उसका सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम हो जाएगा बच्चों NH अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब NH अपॉन लैम्बडा रेडिएशन इस पे जो है वो NH अपॉन लैम्बडा मोमेंटम की रेडिएशन इस पे फॉल हुई। अब क्या ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, नो सर, दिस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो जो भी यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हुआ वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो भी हमारे पास फोर्स की वैल्यू थी उस फोर्स की वैल्यू में पहले तो क्या आया था बच्चों P2 माइनस P1, बट यहाँ पे P2 तो जीरो है। ठीक है, सो P2 फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों डेल्टा P अपॉन T। ठीक है, डेल्टा P क्या हो जाएगा, P2 जीरो है, सो P2 माइनस P1 मतलब कि NH अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अब इस कैपिटल N अपॉन T को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल n, और H अपॉन, सो N की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम बच्चों यहाँ पे P लैम्बडा अपॉन एच सी मल्टीप्लाई बाय H अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा गया, H से H गया, सो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई P अपॉन C। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करूं, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब कि P अपॉन सी ए, एंड पावर अपॉन एरिया क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो जो हमारा रेडिएशन प्रेशर आया इस केस में वो क्या आया I अपॉन C। समझ में आई क्या बच्चों ये वाली बात सबको, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये किया किसने था बच्चों, ये किया था सर लेनार्ड ने। ठीक है, किसने किया था, सर लेनार्ड ने किया था। अब इसमें क्या क्या बातें हुई उसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना इसको कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। ठीक है, देखिए बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अभी हमने बात की थी कि कोई भी जो स्मॉल वेवलेंथ या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की जो लाइट रे है वो जब फॉल होगी किसी भी मेटल प्लेट पे, तो वहां पे मेटल प्लेट के जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इसी में हमने क्या किया, इसी में जो लेनार्ड सर थे उन्होंने कुछ किया यूं कि
एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली और उसमें उन्होंने 2 मेटल प्लेट ली, ठीक है, और यहां से उन्होंने क्या करवाई, अल्ट्रावायलेट रे जो है नेगेटिव वाले पे उन्होंने फॉल करवाई, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे इस पे उन्होंने फॉल करवाई। जैसे ही उन्होंने अल्ट्रावायलेट रे फॉल करवाई, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, माइनस प्लस, जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट रे फॉल करवाई तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गए, ठीक है। सो उसकी वजह से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से इजेक्ट आउट हुए, ठीक है। बट इन्होंने इन्होंने देखा क्या बच्चों, इन्होंने देखा कि अगर हम इसको एनोड माने, इसको कैथोड माने, तो एनोड और कैथोड में जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे, ठीक है, मतलब कि इसको हम पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे रख रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, बट वो लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रही थी, ओम्स लॉ को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, वो लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रही थी बट इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। सो इंक्रीज होते होते कहां तक इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई वो एक सेचुरेशन करंट तक, कहां तक बेटे, सेचुरेशन, सेचुरेशन करंट तक वो इंक्रीज हुई, सपोज उसको हमने बोल दिया आई एस, ठीक है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई 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 और कहां तक हुई, सेचुरेशन करंट तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो रेडिएशन थी वो फॉल हो रही थी, रेडिएशन फॉल हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हुए और जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, जब सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए तो क्या आ गया, हमारा सेचुरेशन करंट आ गया कि अब जो करंट है इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। सो करंट की वैल्यू कहां तक इंक्रीज हुई बच्चों, सेचुरेशन करंट तक, ठीक है। सो ये तो हमने देखा कि वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, मतलब कि अब हमने जो जहां पे हम लाइट फॉल करवा रहे थे, जो हमारा प्लेट सी था, है ना, उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया और जो हमारा प्लेट ए था उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, लाइट रे वही फॉल हो रही थी यहां भी, ठीक है, लाइट रे वही फॉल हो रही थी, ठीक है। सो इसको हमने अब नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया और नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो अब यहाँ पे जब लाइट रे यहाँ पे फॉल हुई तो लाइट रे फॉल हुई, रेडिएशन फॉल हुई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट होंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से वो इधर मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए, यहाँ पे पॉजिटिव है, सो वो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे अब ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि अब भी इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो थी, उस एनर्जी की वजह से इधर मूव किए और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हुआ, बट जैसे जैसे हमने इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, मतलब कि जैसे जैसे मैं इसको नेगेटिव पोटेंशियल इसका बढ़ाते गया वैसे वैसे मुझे एक कंडीशन ऐसी मिली कि एक पोटेंशियल पे जाके जो इलेक्ट्रॉन थे उनका फ्लो होना अब बंद हो गया, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये वाला जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। सो एक टाइम पे जो इनका जो करंट था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजेक्ट आउट होना बंद हो गए और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स था वो फ्लो होना बंद हो गया और उस करंट को हमने बोला बच्चों, उस पोटेंशियल को हमने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो अगर मैं बात करूं सेचुरेशन करंट की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की, सेचुरेशन करंट क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम करंट, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है,
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल एट विच द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इजेक्ट आउट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। यहां तक बात समझ में आई? तो हमने क्या बात की बच्चों? दो बातें की, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आया? नेगेटिव में आया बच्चों। ठीक है, नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, और जो हमारा करंट था सैचुरेशन करंट, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई। तो अगर मैं इनका ग्राफ देखूं, ठीक है, अगर मैं इनका ग्राफ देखूं, किन किन का ग्राफ बच्चों? करंट और वोल्टेज का ग्राफ अगर मैं देखूं, ठीक है, ओम्स लॉ को यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, अभी मैंने बोला है आपको। ठीक है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। सपोज मैंने यहाँ पे करंट को रखा और यहाँ पे मैंने रखा वोल्टेज को। ठीक है, सो वोल्टेज और करंट रखने से हमने क्या किया? हमने जब वोल्टेज 0 था तब भी करंट फ्लो हो रहा था। यहाँ पे जब हम इन दोनों को सेम पोटेंशियल पे रख देंगे तो भी यहाँ पे करंट फ्लो होगा, बिकॉज सेम पोटेंशियल पे रखने पे भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो आएगी। जैसे ही फोटोन इसके पास आएगा तो उसके पास एनर्जी आएगी और वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा। मतलब कि जब हमारा पोटेंशियल 0 था तब भी कुछ करंट की वैल्यू थी। ठीक है, करंट की वैल्यू तब भी कुछ थी। जैसे जैसे हमने इसको 0 से इंक्रीज किया वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। ठीक है, बट 0 से जब मैंने इसको डिक्रीज किया तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हुई और एक टाइम पे आके करंट हो गया हमारा 0। ठीक है, इस पोटेंशियल को हमने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट सपोज। ठीक है, और यहां से जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आया, इंक्रीज हुआ 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 और एक टाइम पे जाके वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने क्या बोला था बच्चों? इसको हमने बोला था सैचुरेशन करंट। क्या बोला था? सैचुरेशन करंट। ठीक है, सो डिपेंड किस पे किया बच्चों? डिपेंड किया ये वोल्टेज, जैसे जैसे मैं वोल्टेज डिक्रीज या इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, और कहां तक इंक्रीज होगी? एक सैचुरेशन वैल्यू तक वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? या फिर जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कब होगी, वो कब चेंज होगी, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये कब चेंज होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सो अगर हम बात करें बच्चों इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अगर हम वहां पे चेंज करेंगे, कहां पे? जो हमारी लाइट रे फॉल हो रही थी, जो वैक्यूएटेड ट्यूब थी उसके अंदर जो हमारा कैथोड था उस पे जो लाइट रे फॉल हो रही थी, अगर मैं उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी चेंज करूं या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे इंटेंसिटी चेंज करने से होगा क्या। ठीक है, क्या होगा इंटेंसिटी चेंज करने से? इफ वी चेंज द इंटेंसिटी, ठीक है, अब नंबर ऑफ फोटोन चेंज होने से हुआ क्या? नंबर ऑफ फोटोन चेंज होने से हुआ यूं बच्चों कि कोई भी अगर सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे सपोज पहले 10 नंबर ऑफ फोटोन जो है वो फॉल हो रहे थे। ठीक है, पहले 10 नंबर ऑफ फोटोन जो है वो फॉल हो रहे थे, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ फोटोन को 10 से कर दिया बच्चों 20, कितना कर दिया? 20। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो भी बच्चों 20 हो जाएंगे?
क्योंकि जो फोटोन है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे फॉल होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट होंगे। इस वजह से जब नंबर ऑफ फोटोन जब इंटेंसिटी चेंज करूंगा तब नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और नंबर ऑफ फोटोन जब चेंज होंगे तो क्या हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन जो इजेक्ट हो रहे थे वो चेंज हो गए, और जब नंबर ऑफ फोटोन चेंज हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने से जो करंट की वैल्यू है वो बच्चों चेंज हो जाएगी। बिकॉज करंट क्या होती है बच्चों, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा नंबर में फ्लो हो रहे हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो चेंज हो गई। मतलब अगर मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज की तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सा करंट इंक्रीज होगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होगा हमारा सेचुरेशन करंट। जो हमारा फिक्स्ड वैल्यू आ रही थी करंट की वो चेंज हो जाएगी। सो अब अगर मैं बात करूं, दो कोई इंटेंसिटी की लाइट हमने ली, ठीक है, दो इंटेंसिटी की लाइट ली, एक की इंटेंसिटी है I1, ठीक है, और दूसरे की है I2, ठीक है। इंटेंसिटी I1 इज लेस देन I2, सपोज I1 इज लेस देन I2, ठीक है। सो दोनों की वजह से जो करंट एंड पोटेंशियल में जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा। बिकॉज जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी से फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही बच्चों, क्योंकि इंटेंसिटी से क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो रहे हैं। एनर्जी तो किससे चेंज होगी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, ये हमने पढ़ा है। तो इंटेंसिटी चेंज करने से कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी फोटोन की। तो जब एनर्जी चेंज नहीं होगी तो क्या जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले जितना था उतना ही होना चाहिए। V नोट अगर है I1 के लिए सो V नोट ही ये होगा I2 के लिए भी, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो एक तो बना कुछ इस टाइप से और दूसरा ग्राफ बना बच्चों कुछ इस टाइप से। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा I1 का है और कौन सा I2 का है, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि सेचुरेशन करंट सर किसके लिए ज्यादा है। क्या ये जो ऊपर वाली हमारा ग्राफ है, ऊपर वाला कर्व है, इसके लिए सेचुरेशन करंट ज्यादा और इसके लिए सेचुरेशन करंट कम है। दिस इज सपोज दिस इज IS1 एंड दिस इज IS2। सेचुरेशन करंट फॉर 1, ये हमारा जो है सेचुरेशन करंट फॉर 2 होगा, है ना। Yes, suppose this is IS2 and this is IS1, ठीक है। सो ये जो है हमारा ये किसके लिए हो गया बच्चों, I1 के लिए, और ये हो गया I2 के लिए। बिकॉज I1 इज लेस देन I2, सो सेचुरेशन करंट जो होगा वो I1 के लिए कम होगा एंड I2 के लिए ज्यादा होगा। ये बात हुई। ये तो हमने किसकी बात की, इंटेंसिटी चेंज की। अब अगर मैं बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे क्या होगा, पहले वाले डायग्राम पे आते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, मतलब कि जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। तो एनर्जी जब चेंज हुई तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट हुआ था, क्या उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो एनर्जी चेंज हो गई। अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी, सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो ये अगर इस इलेक्ट्रॉन का अपोज करेगा, अगर इस वाली कंडीशन में यहाँ से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को अगर ये अपोज करे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना कम ये अपोज कर पाएगा, उतना ज्यादा इसको वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा इसको वोल्टेज देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। सो अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं तो अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है अब उस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होने वाली है।
ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अब चेंज होने वाली है, और वो वैल्यू सपोज एक हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01 एंड द सेकेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V02, ठीक है, बट इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है मतलब कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल हो रहे हैं वो सेम है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होंगे वो भी सेम होंगे बच्चों। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हुए वो अगर सेम है, तो क्या सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी सेम होगी? बिल्कुल सर, सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो दोनों में सेम होगी। सो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, दिस इज सैचुरेशन करंट, दिस इज सैचुरेशन करंट, ये I और V में हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये बात हुई। सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की हमने बात की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा और क्या क्या होता है, तो इसके अलावा होता यूं है बच्चों कि अगर सपोज कोई ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सो अगर इस पे कोई भी फोटोन फॉल हो रहा है ना, कोई भी फोटोन फॉल होगा तो यहाँ पे कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने उससे एनर्जी ली और चला गया, ठीक है, फोटोन आया मेरे पास, अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है, अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट हो गया। सपोज ये फोटोन है और फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके घर में रखा हुआ था, इसके घर में पहले बैठा हुआ था, और फोटोन आया, इसने बोला कि चल बाहर घूमने चलते हैं। सो अगर ये एनर्जी, ये इसका जो इंटेंशन है वो अगर इसके लिए सफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी और वो घर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर इसका जो एनर्जी है इस फोटोन की वो अगर सफिशिएंट नहीं होगी, सो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट नहीं होंगे। लेकिन अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो बिना किसी टाइम गैप के, विदाउट एनी टाइम लैग, नो टाइम लैग, ठीक है, कोई इनके बीच में टाइम डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन गया, शट शट खत्म। चलो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के क्या क्या फेलियर्स थे उनकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेलियर ये कि वेव थ्योरी हमें बोलती थी कि लाइट एक वेव की फॉर्म है, और जब लाइट एक वेव की फॉर्म है तो सपोज कोई सा भी एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर कोई लाइट आई किसी वेव की फॉर्म में, सो अगर ये वेव की फॉर्म में लाइट आएगी तो इसको इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा, तो यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे इस लाइट वेव के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में वहां पे टाइम गैप होना चाहिए था। सो फर्स्ट हमें फेलियर क्या मिला कि वेव थ्योरी ने क्या बोला, देयर मस्ट बी टाइम गैप, between incident incidence of light incidence of light and ejected electron and ejection of इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों में टाइम गैप होना चाहिए। अब सेकेंड फेलियर क्या बोला, सेकेंड फेलियर हमने ये देखा बच्चों कि जो भी लाइट वेव, अगर कोई भी लाइट वेव वहां पे इंसिडेंट होगी, कोई भी लाइट वेव अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, अगर मैंने उस लाइट वेव की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है,
सो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से जो एनर्जी थी किसकी, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन थे शुड बी इंक्रीज। ठीक है, ऐसा ही अगर हम जनरली सोचे तो भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अगर हम सोचे कि एक कोई मेटल सरफेस है सपोज, और जो इंसिडेंट रे है, अगर मैं एक बार छोटा बल्ब इसके पास लेके आया और एक बार बड़ा सा बल्ब लेके आ गया, ठीक है, सपोज उस बल्ब से जो लाइट रे निकल रही है वो सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो छोटे वाले बल्ब से अगर मैं कोई लाइट रे इस पे डालूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो हमारा ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट, जो बड़ा बल्ब होगा उस वो जब फॉल होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, बट हमें ऐसा नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा बच्चों, इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा कि अगर इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट है, इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट है तो क्या होना चाहिए बच्चों, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चाहिए, चाहे कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे कोई सा भी वेवलेंथ हो, इंटेंसिटी वहां पे सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर सफिशिएंट अमाउंट की इंटेंसिटी वहां पे है तो इसका मतलब कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट होने चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट एट एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट क्वांटम थ्योरी ने इन सबको बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। क्या होता है हम बताते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, है ना। क्वांटम थ्योरी जब आई, जब हमारी वेव थ्योरी थी वो जब फेल हो गई तो क्वांटम थ्योरी आई, और क्वांटम थ्योरी को अच्छे से आइंस्टाइन सर ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि रुको आई एम हियर डोंट वरी, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहला फेलियर क्या था बच्चों, सबसे पहला फेलियर था वेव ऑप्टिक्स का, वेव थ्योरी का, कि जो भी हमारे पास लाइट रे है वो जब फॉल होगी तो वहां पे टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। बट आइंस्टाइन सर ने बोला कि अगर अगर यहाँ पे कोई भी मेटल सरफेस है और उसकी सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी फॉल हो रही है वो एनर्जी सबसे पहले तो फॉल होगी किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में फॉल होगी वो एनर्जी, ठीक है, किसमें, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। एक बात तो ये बोली, और दूसरी बात क्या बोली, जो कि हमारे वेव थ्योरी में था कि टाइम गैप होना चाहिए, बट आइंस्टाइन सर ने बोला कि ये फोटोन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से इजेक्ट आउट हो जाएगा। मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, किसी भी एक इंस्टेंट पे फोटोन आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है बच्चों, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। कोई टाइम गैप नहीं होगा, अगर सफिशिएंट एनर्जी है उस फोटोन के पास तो वो इलेक्ट्रॉन को हैंड टू हैंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उसको वहां से इजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा बच्चों, इसके अलावा हमने देखा कि जो भी फोटोन है उस फोटोन की अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूं, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, then number of photons increases, ठीक है। इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे ओनली नंबर ऑफ फोटोन जो है वही इंक्रीज होंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि एक फोटोन जो है
वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आया उसने दो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर दी और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया, सॉरी एक फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को खा गया, ठीक है, खा गया। और अगर उसने जो एनर्जी खाई अगर वो सफिशिएंट है बाहर जाने के लिए तो बाहर भाग जाएगा, नहीं तो वो वहीं घूमता रहेगा, ठीक है। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खाई, बाहर निकल गया, ठीक है। सो दिस इज 1-to-1 प्रोसेस, ठीक है, 1-to-1 प्रोसेस है। अब सपोज दैट कि कोई भी फोटोन यहां पे इंसिडेंट हुआ, दिस इज इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, फोटोन इंसिडेंट हुआ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हुआ, ठीक है। सपोज इस फोटोन की जो एनर्जी थी वो थी h न्यू, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होगी, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सपोज वो है बच्चों h न्यू नॉट, ठीक है, h न्यू नॉट है। और इस h न्यू नॉट को बच्चों हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। इस h न्यू नॉट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हो पाएगा, ठीक है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से एनर्जी चाहिए, बट जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है वो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो रहा है, सो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट नहीं होगा। बट अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और इसकी जो एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ये जो फोटोन है ये इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को तो इसको देगा, जिस जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कि इसका वर्क फंक्शन है वो इसको देगा, प्लस जो इसकी बची हुई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वहां पे नजर आएगी अपने को, ठीक है। मतलब कि इस वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये न्यू नोट है बच्चों, न्यू नोट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बच्चों हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। h न्यू नोट इज वर्क फंक्शन, ठीक है, न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाली बात समझ में आई। तो ये सारी बातें हुई। अब अभी हमने क्या बोला कि कोई भी फोटोन है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, कोई भी फोटोन है उसके पास एनर्जी है सपोज h न्यू, ठीक है। सो वो h न्यू जो एनर्जी है फोटोन की, वो एनर्जी ऑफ फोटोन किस के इक्वल होना चाहिए, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो एक तो होना चाहिए बच्चों वर्क फंक्शन के इक्वल, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये बात हुई हमारी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको अगर मैं बोलूं h न्यू, सो दैट विल बी h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो अगर यहां से बच्चों में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं, सो क्या ये h न्यू माइनस h न्यू नॉट ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सर ये ऐसा ही होना चाहिए, where न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई क्या बच्चों, चलिए, यस। सो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या इक्वेशन थी बच्चों, वो कुछ इस टाइप से थी, लास्ट इक्वेशन जो निकल के आई वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू
माइनस एच न्यू नॉट था वहां पे, और उस एच न्यू नॉट को क्या हम वर्क फंक्शन फाई नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बच्चों ग्राफ बनाऊं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के बीच में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकता हूं, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकता हूं, वेयर c इज फाई नॉट। क्या ये माइनस में है? बिल्कुल। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सो ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप m क्या बताएगा बच्चों, यहाँ पे h को बताएगा, ठीक है। ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और जहां भी y एक्सिस को ये कट कर रही है वो क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। और इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसके नीचे ग्राफ नहीं बनेगा, तो इस वजह से हम इसको बच्चों डॉटेड बना देते हैं, ठीक है, डॉटेड बना दिया हमने इसको, दिस इज फाई, ठीक है। चलिए अच्छा अगर, अच्छा जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि Q क्या है यहाँ पे, तो Q है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया बच्चों E, एंड V क्या है बच्चों, यहाँ पे V है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, क्या है V बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो अगर मैं इस इक्वेशन में Q की जगह E लिख देते हैं, है ना, E V नॉट। सो अगर इस इक्वेशन में मैं काइनेटिक एनर्जी को E V नॉट लिखूं और H न्यू माइनस फाई, तो किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगर मैं यहां से बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो क्या ये H अपॉन E न्यू माइनस फाई अपॉन E, ऐसा कुछ आना चाहिए, बिल्कुल सर यही आना चाहिए, ठीक है। तो वापस से हम इसको कंपेयर करते हैं बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। सो m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी बच्चों h अपॉन ई, एंड c की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाई अपॉन ई, ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों किस किस में, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ अगेन हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा, और अगेन ये इस y एक्सिस को कहां पे कट करेगा बच्चों, ये y एक्सिस को इस नेगेटिव वैल्यू पे कट करेगा। समझ में आई क्या बच्चों ये वाली बात? चलो नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चों। चलो, विच वन इज नॉट एन एनर्जी ऑफ फोटोन, कौन सी इसमें से एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं h न्यू, मतलब कि h c अपॉन लैम्डा। इन तीनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे है या नहीं है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बोला है कि नॉट एन एनर्जी ऑफ फोटोन, कौन सी इसमें से नहीं है, ठीक है। सो m अपॉन सी स्क्वायर, m अपॉन सी स्क्वायर है क्या बच्चों यहाँ पे, ये भी हमारी एनर्जी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे mc स्क्वायर है, m अपॉन सी स्क्वायर थोड़ी है। अच्छा h न्यू अपॉन लैम्डा, एनर्जी तो h न्यू होनी चाहिए, सो ये भी हमारे फोटोन की एनर्जी नहीं है। अच्छा थर्ड अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, h लैम्डा अपॉन सी, सो यहाँ पे तो hc अपॉन लैम्डा है, इसका उल्टा लिखा हुआ है, सो ये भी यहाँ पे हमारी एनर्जी नहीं है। तो कोई भी इसमें से हमारी फोटोन की एनर्जी नहीं होगी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी बच्चों अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी। सो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी बच्चों, एनर्जी डिपेंड कर रही थी हमारी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे एनर्जी डिपेंड करेगी, क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, नो सर। क्या दोनों पे डिपेंड करेगी, नो, डिपेंड करेगी किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा
एनर्जी प्लैंक सर कह के गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो हमने क्वांटम फिजिक्स में क्या पढ़ा कि फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। अब क्या सारे जो फोटोन हैं, सपोज यहाँ पे सपोज 10 फोटोन जो है वो इस पे फॉल हो रहे हैं, किसी भी सरफेस पे 10 फोटोन जो है वो फॉल हो रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां से 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स ही निकल जाए, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फोटोन से थोड़े कम हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा बच्चों? वो होगा लेस देन दी नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन से। सो अगर मैं बात करूं क्वांटम एफिशिएंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। समझ में ये वाली बात। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो फोटोन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो उसी करंट को हम क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी करंट फ्लो होगा उसको हम बोल देंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम। सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, लेना डायरेक्टली, है ना। सपोज कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं? स्मॉल एन। सो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? Q अपॉन टी। अब टोटल चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इस n अपॉन टी को हम मान लेते हैं स्मॉल एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो I है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आई, वो क्या आ गई बच्चों? वो आ गई एन ई इंटू ई। समझ में आई क्या बात? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? द लाइट ऑफ वेवलेंथ लेस देन 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, द अप्रोक्सीमेट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज। देखो हमें वर्क फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? वर्क फंक्शन होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों एच न्यू नॉट, ठीक है। अब एच न्यू नॉट को क्या मैं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो, उसको हम क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। अब इस लैम्डा की जो वैल्यू है, जो लाइट है, इस 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट से जो इस 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट से कम वेवलेंथ की लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वेवलेंथ की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। सो हमारा जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों एच सी अपॉन लैम्डा नोट। अब एच सी की मैंने वैल्यू लिखाई थी, क्या वैल्यू लिखाई थी बच्चों? एच सी की वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर ये एंगस्ट्रॉम में है और हमारे आंसर किस में दिए हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो एच सी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू लिख लें 12400, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख देंगे? सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों ये वाली वैल्यू, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों? 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई? 2 0 से 2 0 गए और हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आई बच्चों। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों? अगर इसको मैं बोलूं 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
सो अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है बेटे, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई नोट, उसकी वैल्यू दी हुई है बेटे अपने को कितनी, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी, मतलब कि हमें पूछ रहा है कि न्यू नोट की वैल्यू कितनी होगी। सो न्यू नोट क्या होता है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट, ठीक है। न्यू नोट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों फाई नोट अपॉन एच। अब फाई नोट की वैल्यू क्या है 3.3, ठीक है, अपॉन एच की वैल्यू क्या लिखी थी बच्चों हमने 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ऐसा लिखा था। अब इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसमें होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। सो ये होता है बच्चों हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल में रिलेशन। तो अगर मैं जूल की वैल्यू देखूं, जूल को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.3 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34, ठीक है। और बच क्या जाएगा बच्चे यहाँ पे 1/2 मतलब कि हर्ट्ज, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 8 इंटू 10 पावर 14, ठीक है। 8 इंटू 10 पावर, अच्छा यहाँ पे 14 है बच्चे, 14 है, ठीक है। सो 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। समझ में आई क्या ये वाली बात सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum kinetic energy of a photoelectron emitted from a surface when photon of energy 6 electron volt falls on it is 4 electron volt। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सो काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है बच्चों अपने को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा मुझे क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट होता है, इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। ई से ही गया, सो वी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 वोल्ट। आंसर, ये सब बच्चों कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज डबल्ड व्हेन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज चेंज्ड फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 310 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब कि एक वेवलेंथ दी हुई है अपने को 400 नैनोमीटर, और जो वेवलेंथ 2 है ये गिवन है बच्चों अपने को 310 नैनोमीटर, ठीक है। सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है के, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों 2k, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला हुआ है अपने को, है ना, 2k हो जाएगी। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा। अब वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो बच्चों कांस्टेंट होती है, ठीक है। किसी भी एक मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या कुछ इस टाइप से देखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा देखा था। तो इस फाई नोट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस फाई नोट की वैल्यू जब मुझे कैलकुलेट करनी है तो फाई नोट इज इक्वल्स टू क्या ऐसा लिख सकता हूं बच्चों एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 मतलब कि ये वाला केस, ये वाला केस, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, ठीक है। सो केस 1 की अगर मैं बात करूं तो केस 1 में बच्चों लैम्बडा 1 दिया हुआ है। अब क्या इस इसको न्यू 1 लिख दूं बच्चों, है ना, केस 1 के लिए। अच्छा इधर लिख देते हैं नई इक्वेशन, ठीक है। नई इक्वेशन क्या लिखेंगे हम कि फाई नोट
इज इक्वल्स टू एच न्यू वन माइनस के। केस वन में तो यही बात की हमने। सो फाई नोट की वैल्यू क्या आ गई, फाई नोट की वैल्यू आ गई एच न्यू को हम लिख सकते हैं बच्चों सी अपॉन लेमड़ा, तो सी अपॉन लेमड़ा वन माइनस के। ठीक है, अच्छा केस टू में क्या बोला है बच्चों अपने को, केस टू में हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लेमड़ा वन की जगह आ जाएगा लेमड़ा टू। सो फाई नोट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा टू माइनस के की जगह क्या बच्चों यहाँ पे टू के हो जाएगा, बिल्कुल यही होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों इस फाई नोट की वैल्यू। ठीक है, फाई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां से के की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, यहां से के की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन वन से के की वैल्यू क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, के इधर आ गया पॉजिटिव बन गया एच सी अपॉन लेमड़ा माइनस फाइव। ठीक है, सो इस के की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर टू में रख देंगे। ठीक है, सो फाई नोट की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन नंबर टू क्या थी बच्चों, एच सी अपॉन लेमड़ा टू माइनस टू इंटू के। अब के की जगह क्या रखना है, के की जगह रखनी है बच्चों ये वाली वैल्यू एच सी अपॉन लेमड़ा वन माइनस फाइव, एच सी अपॉन लेमड़ा वन माइनस फाइव नोट। ठीक है, चलिए, सो फाई नोट is equals to hc upon lambda 2 minus 2hc upon lambda 1 plus 2 phi naught। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, अच्छा इस फाई नोट को इधर ले आते हैं। ठीक है, इस फाई नोट को इधर ले आते हैं और इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, फाई नोट को इधर ले गए, दोनों टर्म्स को इधर ले आए। सो फाई नोट, इस फाई नोट को उधर ले गए, माइनस का हो गया, टू फाई नोट माइनस फाई नोट इज इक्वल्स टू फाई नोट इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को जब इधर लेके आए तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों टू एच सी अपॉन लेमड़ा वन माइनस एच सी अपॉन लेमड़ा टू। ठीक है, अब क्या यहां से एच सी को कॉमन ले सकते हैं बच्चों, एच सी को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बचा क्या, टू अपॉन लेमड़ा वन। अब लेमड़ा वन की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों अपने को, लेमड़ा वन इज 400 नैनोमीटर एंड लेमड़ा टू इज 310 नैनोमीटर। सो लेमड़ा वन की वैल्यू रखते हैं 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को नैनोमीटर में रहने देते हैं। ठीक है, नैनोमीटर को नैनोमीटर में रहने देते हैं, तो 1/310 नैनोमीटर। अब क्या करेंगे, एच सी की वैल्यू हमने लिखी थी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस एंगस्ट्रॉम को अगर मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या मुझे इसको, इसके एक जीरो को हटा दूं, एक जीरो को हटा दे बेटा, है ना, ये हमारी वैल्यू किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आ गई। ठीक है, 12400 तो एंगस्ट्रॉम में था, 1240 हमारा नैनोमीटर में आ गया। सो अब जो हमारा आंसर है वो डायरेक्ट ही आ जाएगा बच्चों, 1240 2/400। अच्छा यहाँ से एलसीएम वगैरह भी ले लेते हैं बच्चों, है ना। सो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 400 मल्टीप्लाई बाय 310, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 310 माइनस 400। ठीक है, इसको जब अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 620 माइनस 400। ठीक है, तो 220 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 310, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। ठीक है, सो इसका आंसर जो हमारा आया फाइनल वो क्या आया बच्चों, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 2.2। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर अ गिवन सरफेस विल बी। अभी पढ़ा है बच्चों, क्या होता है H/E। ये देखो 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 कहाँ है, ये रहा, ये रहा बच्चों H/E, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड न्यू नॉट के बीच में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। जो भी लेक्चर है हमारा उसको अच्छे से पढ़ना और जो भी क्वेश्चंस हमने करवाए उसकी खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।